हेलो लर्नर, स्पिन ग्रेड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट वन में हमने 5 सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के बारे में बात की। अब 5 और सेक्टर्स हम लेकर आए हैं पार्ट टू में। आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंज एंड इंटरनेट, जो बहुत सारी कंपनियां पिछले कुछ सालों में आई है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इन 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्टर से शुरुआत करते हैं। ये कैश जनरेटिंग मशीन होती है। अगर जो अच्छी कंपनियां हैं, जो स्टेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म में जिनका ग्रोथ हो रहा है, और मैक्सिमम बिजनेस इनका आता है अमेरिका से, आता है यूरोप से, आता है जो आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो। और डिविडेंड्स बहुत हद तक स्टेबल है, बाईबैक्स स्टेबल है स्ट्रॉन्ग कंपनियों के, और बोनस। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर आपको एक्सपेक्ट करना है, तो आईटी सेक्टर में ये बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे टीसीएस का एग्जांपल है, बाईबैक पिछले 2 सालों में 2 बार बाईबैक आया हुआ है। तो सिमिलरली ऐसा आते रहते हैं क्योंकि कैश जनरेट करते हैं वो। और जो पूरा ग्रुप है उनके लिए भी बहुत, जैसे टाटा ग्रुप में टीसीएस है, सिमिलरली टेक महिंद्रा जो है महिंद्रा ग्रुप में है, सिमिलरली एलटीटीएस है, एलटीआई है, वो लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप में। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कैश जनरेशन की एक मशीन जैसा हो गया। तो अभी अगर आप चैलेंज बोलेंगे तो 2 चैलेंज है। मार्जिन उनके कम हो रहे हैं, और दूसरा एट्रीशन बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीजों को आपको देखना है जब भी आप एनालिसिस करते हैं आईटी कंपनियों को। दूसरी चीज, आईटी कंपनियों के जब रिजल्ट्स आते हैं तो कंपनियां गाइडेंस भी देती हैं, और उससे बहुत ही आसान हो जाता है कि भविष्य में कैसा बिजनेस होगा, मतलब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कैसा बिजनेस होगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज रहती है, जो दूसरे सेक्टर में गाइडेंस मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरी चीज है, यहां पर क्लाइंट एडिशन आपको देखना है। 100 मिलियन के जो क्लाइंट है, मतलब जिनको 700 करोड़ से ऊपर का जो बिजनेस दे रहे हैं, 50 मिलियन के क्लाइंट, उस हिसाब से भी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं। अब जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ इंफोसिस और एचसीएल टेक का एट्रिशन का डेटा लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं मार्च 2021 जब खत्म हुआ था तो इंफोसिस का 11% का एट्रिशन था, और 2022 मार्च में आप देखिए 27.7%। मतलब 100 में से 28 इंप्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, 4 में से एक इंप्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कंपनी के लिए। और सिमिलर ट्रेंड आपको यहां पर एचसीएल में भी देखने को मिलेगा। 2021 मार्च में 10% के आसपास, फिर 2022 में 22% के आसपास। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, इनके रिजल्ट्स आए हैं, प्रेजेंटेशन जो उन्होंने शेयर की थी उससे रिजल्ट मैं लेकर आया हूं। ये आईटी सेक्टर में बिल्कुल कॉमन, जब ये कोर्स हम बना रहे हैं मई के महीने में, तो बिल्कुल कॉमन समझ में आ रहा है कि लोग जॉब छोड़ रहे हैं। और ये अच्छी भी है जो उनके लिए भी, जॉब जो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको शायद कहीं बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन कंपनियों के लिए एक बड़ा बड़ा चैलेंज हो जा रहा है। और जो कंपनी अपना एट्रिशन को बचा के रख सकी, उनके लिए मार्जिन भी इंप्रूव करना आसान हो जाए। बाकी बिजनेस तो उनको मिलना ही चाहिए, वो तो है ही। तो जितना ज्यादा बिजनेस मिले उतना अच्छा, और जितना कम एट्रिशन हो उतना अच्छा। अगला सेक्टर पावर सेक्टर, जहां पर एक ट्रांजिशन हो रहा है। अभी आप पावर या इलेक्ट्रिसिटी जो है मैक्सिमम जो भी प्रोड्यूस हो रही है फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कोयले से प्रोड्यूस हो रही है, और अभी ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन में ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जहां पर पीएलआई में फोकस ग्रीन एनर्जी पर था, बैटरीज में था, सोलार पीवी पर था, जो हमने इससे पहले के जो जो सेशन में एनालिसिस की थी। और सिमिलरली इंडिया का अब टारगेट है 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का ग्रीन एनर्जी के साथ। और अब नई थीम जो उभर के आ रही है वो ग्रीन हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन क्या है? पानी। पानी में क्या होता है? H2O फॉर्मूला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस से जब पानी में को अलग किया जाता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जब जो प्रोसेस है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए कोयले से ही आई तो वो ग्रीन नहीं हुई, लेकिन वो एनर्जी जो है वो समझ लीजिए सोलार से आई या फिर पानी से आई तो वो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। तो इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का भी फ्यूल माना जा रहा है, जहां पर मोबिलिटी और जो व्हीकल्स है वहां पर ध्यान है। फिर हाइड्रोजन का यूज स्टील सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में है ही। तो ये ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो वेल्थ बन सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। सिमिलरली ऐसी ही कुछ वेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी पर हो सकती है। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो है गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा फोकस है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फोकस है ये ग्रीन एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो यहां पर जब पावर सेक्टर का आप एनालिसिस करते हैं, ये आईएक्स की रिपोर्ट है, तो 4 मैक्सिमम प्लेयर होते हैं, मेजर प्लेयर्स होते हैं। जैसे जनरेशन कौन करता है, पावर कौन बनाता है,
जैसे एग्जांपल में एनटीपीसी है। सिमिलरली ट्रांसमिशन बना दिया पावर, अब उनको ले जाया जाता है ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है उसके द्वारा, पावर ग्रिड जैसे एग्जांपल है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपके पास आपके घर तक लाती कौन है? कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे सीईएससी है, टाटा पावर है, वो सब लाते हैं। फिर कंजम्पशन, कंजम्पशन आप करते हैं बिल्कुल एंड में। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में मेजर प्लेयर्स। फिर जो मैं ग्रीन के बारे में बात कर रहा था, बहुत ज्यादा फोकस है, जैसे रिलायंस का ही फोकस है, 75,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान है। और बड़े बड़े उन्होंने कुछ यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के भी उन्होंने ले लिए हैं। फिर टाटा पावर में एक 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक के द्वारा और फिर सऊदी अरब की कंपनी के द्वारा हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जहां पर दुनिया के भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ। अगला सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? रोड है, रेलवे है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब शहरों में, फिर पोर्ट्स आ गया, पावर सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ये एक ब्रॉड थीम में आता है। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आप देखें तो एक्चुअली में अगर आप बहुत पुराने हैं मार्केट में, समझ लीजिए 2007, 8, 9, 10, 11, तो उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त बूम आया था। लेकिन 2009, 10, 11 से इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां डिफॉल्ट करती गई, डी की रेटिंग होती गई और इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से छूना थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब बहुत हद तक कंसोलिडेट हो गया है सेक्टर। कुछ विनर्स हैं और विनर्स एक तरीके से पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ऑर्डर बुक को देखिए, मैनेजमेंट को तो जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर रिस्क आपको बहुत ज्यादा हो सकता है। और कोई मैनेजमेंट समझ लीजिए कोई एक्स बिजनेस कर रहा हो लेकिन वो वाई बिजनेस में कभी भी चला जाए तो रिस्क हो जाता है। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पहले 10-12 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी। कंपनी कुछ XYZ काम करती थी, इंफ्रा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट बनाने लग गए वो, तो वो सब रिस्क हो जाते हैं। तो यहां पर लेकिन अब चीजें बहुत हद तक सामान्य हो रही है। एग्जाम्पल लार्सन एंड टूब्रो, GR इंफ्रा, PNC, कॉन्कोर, अदानी पोर्ट्स, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स ही हैं। अब इंफ्रा में जैसे मैंने कहा, आप ऑर्डर बुक देखिए, जैसे लार्सन एंड टूब्रो का एग्जाम्पल है, उनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक है। आप ये देख सकते हैं 3.4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगी। उनको ऑर्डर मिलते हैं इंफ्रा पावर सेक्टर से, डिफेंस से मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं। तो ब्रॉड थीम है, मैक्सिमम इंडिया से बिजनेस मिल रहा है, मिडल ईस्ट से मिल रहा है। फिर इंफ्रा की जब हम बात कर रहे थे, कोटक का डेटा है म्यूचुअल फंड का, जहां पर जो हमने PLI की बात की थी, क्योंकि PLI एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का एक फोकस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है बाहर में, चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं माना जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए और हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो वहां पर बहुत ज्यादा PLI की तरफ से फोकस है, गवर्नमेंट की तरफ से फोकस है, रोड में है, पावर में है, रेलवेज में है। तो ये सब एक पॉजिटिव एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सिर्फ रोड और रेलवे बनाती रहे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर को तो करना ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरीके से योगदान देना है। अगला सेक्टर है एक्सचेंजेस और इंटरनेट, जो पिछले कुछ सालों में आया है। और यहां पर कुछ नाम है जैसे BSE, MCX, IEX करके इंटरनेट कंपनीज हैं, इन्फो एज है, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है। तो यहां पर आपको मार्केट शेयर देखना है, ग्रोथ देखना है, एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मार्केट शेयर वो कैसे गेन कर रहे हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, वो क्या है, जैसे BSE है, यहां पर मैंने BSE का भी एग्जांपल लिया है। तो BSE में जैसे आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सिमिलरली किसी को पावर को खरीदना है, बेचना है, तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है। अब इन सब बिजनेसेस में क्या होता है, मार्जिन बहुत हाई होते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इन बिजनेसेस में होता है। तो किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए पावर खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है, तो IEX से खरीदेंगे। सिमिलरली आपको स्टॉक खरीदना है, बेचना है, तो आप BSE में जाएंगे। ये तो सिर्फ एक काम है, उसके अलावा भी उनके कॉर्पोरेट्स को भी सर्विस देने के भी काम है, डिस्ट्रीब्यूशन के भी काम है, IPO के काम है, म्यूचुअल फंड्स के भी बिजनेस है, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पर आपको ग्रोथ देखना है, मार्केट शेयर ग्रोथ देखना है, और जब भी रिजल्ट्स आए तो इन सब चीजों पर ध्यान रखें। अगला सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल। इंडिया ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो जो चीजें, मुझे याद है जब हम छोटे थे 20-25 साल पहले, किसी के घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होना एक बहुत बड़ी चीज होती थी। मतलब आप समझिए, मैं मोहल्ले में
25 घर है तो किसी एक घर में फ्रिज होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई है, बहुत हद तक आपको फ्रिज लगभग हर घर में या हर दूसरे घर में एक फ्रिज देखने को मिलेगा। और सेम चीज एसी। एसी तो 20 साल पहले तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई करोड़पति के घर में ही होता था, लेकिन अब एसी आ रहे हैं। अब एक नहीं, लोग 2 एसी ले रहे हैं। सेम चीज वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है। तो ये सब चीजें कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है। हम तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या है? आपने एक चीज ली, लंबे समय के लिए ली, 3 साल के लिए, 5 साल में के लिए ली। पार्ट 1 में हमने एफएमसीजी डिस्कस किया था। जो हम चीजें खरीदते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, जो भी है, फूड की चीजें, वो हमने कंजम्पशन कर लिया, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में। लेकिन ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर कंपनियां वोल्टास है, बाटा है, टाइटन है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का इंडेक्स है निफ्टी का, जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज इनफेक्ट का टाइटन का है। टाइटन के भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं लोग खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदते हैं। हेवेल्स है, आप फैन ले रहे हैं, क्रॉम्पटन के फैन ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। तो ये सब इंडस्ट्री एनालिसिस यहाँ पर करना है। और ये कुछ डेटा है आईबीएफ की तरफ से, जहां पर जैसे आप देख सकते हैं 145 लाख रेफ्रिजरेटर्स थे, और 2025 में उम्मीद है ये 275 लाख रेफ्रिजरेटर्स हो जाए। सिमिलरली 65 लाख एयर कंडीशन 2019 का डेटा है, और वही डेटा उम्मीद है 165 लाख एयर कंडीशनर हो जाए। तो ये जो चीज है ये डेवलप होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, और ये एक चीज है जिसको भी देखा जा सकता है। तो टोटल 10 सेक्टर हमने डिस्कस किए हुए हैं। बेसिक आइडिया हमको मिला। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को तो डिस्कस किया ही है, लेकिन ट्रेंड्स पर भी फोकस किया हुआ है कि क्या हो रहा है अभी इस सेक्टर में, और क्या ट्रांजिशन हो सकता है या होने जा रहा है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या फिर पावर सेक्टर हो, या फिर चैलेंजेस हमने डिस्कस किए जैसे आईटी सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। तो ये 10 सेक्टर हमने देखे हैं। अब एक सेक्टर जिसके लिए एक अलग सा वीडियो बिल्कुल वो डिजर्व करता है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। और यहां हम लोग बैंक्स को तो देखेंगे ही, लेकिन हम यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज और उनके भी कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो जुड़े रहिए आप फिनग्रेड एकेडमी के साथ। इस कोर्स के साथ जो है फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर्स, कोर्स को पूरा पढ़िए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। और फिनग्रेड एकेडमी के अलग अलग कोर्सेस को भी आप एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी नॉलेज को इनरिच करते रहिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए लर्नर्स। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।